हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि सीनियर सिटीजन को बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट मेंटेन करने पे इंटरेस्ट इनकम होती है तो उस इंटरेस्ट इनकम पे 2024 में टीडीएस और इनकम टैक्स के क्या रूल्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट इनकम पे जो भी टीडीएस या इनकम टैक्स का रूल है उससे रिलेटेड आज 5 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उस पे टीडीएस और टैक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो बेसिकली इनकम टैक्स और टीडीएस में क्या डिफरेंस होता है, इसके बाद बात करेंगे कि ये टीडीएस और इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम पे कब चार्ज किया जाता है, इसके बाद टैक्स और टीडीएस आपको कितना देना पड़ता है यदि आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो, इसके बाद यदि आपको ऑनलाइन यदि टैक्स कैलकुलेट करना है, कंपैरिजन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट पे यदि टीडीएस से बचना है तो ऐसे केस में उन्हें फॉर्म 15H कब तक सबमिट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम पे टीडीएस और इनकम टैक्स का रूल 2024 में बदल दिया गया है, जिसको कि आपको डिटेल में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स और टीडीएस में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आप खुद पे करते हो। यदि आपको सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टीज हो रही है या अदर सोर्सेस जैसे कि आपको डिविडेंड की इनकम या फिर आपने सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट हुआ है या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है या बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो इन सारे इनकम को आपको अपने आईटीआर में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बाद जब वो आपकी इनकम क्रॉस करती है तो उस पर सरकार को आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं पे यदि टीडीएस की हम बात करें तो टीडीएस में आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन जो कि आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको कोई सैलरी दे रहा है तो पहले से टैक्स काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। वहीं पे यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो बैंक आपको जब भी इंटरेस्ट पे करेगा तो उस पर टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ये अपनी एक गाइडलाइंस दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप जब भी पेमेंट करिए तो आप टीडीएस काट करके ही उस पर्सन को आप पेमेंट करिए। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स को समझ लेते हैं कि यदि आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो यदि सीनियर सिटीजन की इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में जैसे 23 और 24 की बात कर लेते हैं, यदि 3 लाख के ऊपर यदि उसकी इनकम क्रॉस करती है या वो न्यू टैक्स रेजिम में यदि अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो 3 लाख के ऊपर जैसे ही इनकम क्रॉस करती है तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रेजिम में सीनियर सिटीजन के लिए है और न्यू टैक्स रेजिम में भी 3 लाख रुपये की लिमिट सभी सिटीजन के लिए रखी गई है। जैसे ही क्रॉस करेगा आपको आईटीआर मैंडेटरी हो जाएगा फाइल करना। अब इसके बाद इसके ऊपर जो भी आपकी इनकम जाती है, लेकिन 5 लाख तक यदि इनकम रहती है ओल्ड टैक्स रेजिम में तो जो भी आपका टैक्स आएगा 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, वो टैक्स क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट 87A में रिबेट देती है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम में भी ये इनकम 7 लाख रुपए तक है, मतलब 3 लाख से लेके 7 लाख के बीच में यदि आपका आ रहा है तो टैक्स तो बनेगा लेकिन रिबेट मिलने की वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम क्रॉस करेगी या 7 लाख के ऊपर क्रॉस करेगी तो गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम टीडीएस को समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी करा रखा है 10 लाख रुपए का और आपको 7.5% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी हो रही है, 75,000 रुपये हो रही है। अब यहाँ पे 75,000 रुपीज़ आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस पूरा नहीं देगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शन है, बैंक उसको फॉलो करते हुए टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट करेगा 10% और ये टीडीएस आपको जमा नहीं करना है। ये टीडीएस बैंक या पोस्ट ऑफिस आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। तो टीडीएस का अमाउंट कितना आएगा, 7,500 आएगा। अब यहाँ पे जो नेट अमाउंट आएगा 67,500, ये अमाउंट आपके हैंड में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है लोग सोचेंगे कि हमारी इनकम हुई थी 75,000 रुपये, टीडीएस कट गया 7,500, हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये इनकम
इंटरेस्ट वाली अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। इसके बाद वहाँ पे एक स्लैब रेट से कैलकुलेशन होगा और आपका ये जो टीडीएस कटा है इसका एडजस्टमेंट होगा। तो आई होप कि आपको इनकम टैक्स और टीडीएस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट इनकम हो रही है सेविंग अकाउंट से या एफडी आरडी से, तो उसे टैक्स और टीडीएस कब पे करना पड़ता है। या थर्ड वाला जो क्वेश्चन था कि उन्हें टैक्स और टीडीएस कितना पे करना पड़ता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सेविंग अकाउंट की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट है और आपके सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं और 3 लाख रुपए के आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस 4% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि ये एक्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल आपका 2.5 से 3% भी हो सकता है। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आया वो 12,000 रुपए का आया। अब यहाँ पे 12,000 रुपए पे बैंक जो है कोई भी टीडीएस नहीं काटता है। सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता है, चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट हो। ऐसे केस में क्या ये इंटरेस्ट का अमाउंट आपका इनकम नहीं हुआ? ये आपकी इनकम है। तो क्या आपको इसे आईटीआर में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? आपको इसे अपने आईटीआर में रिपोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। और वो भी जरूरी है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इस इनकम को आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। इस इनकम पे टैक्स कितना लगेगा? तो इस इनकम पे जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट से टैक्स लगता है। अब इसके बाद हम एफडी और आरडी पे जो इंटरेस्ट इनकम एक सीनियर सिटीजन को होता है उस पे किस तरीके से टीडीएस वगैरह कटता है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो एफडी और आरडी की जो मैं बात कर रहा हूं इस पे जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होता है वो सेक्शन 194A का एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपने 3 बैंकों में एफडी करा रखी है, तो पर बैंक लिमिट रखी गई कि उस लिमिट से आपका इंटरेस्ट अमाउंट क्रॉस करेगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केस में सेक्शन 194A ये कहता है कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपका एफडी से या आरडी से जो इंटरेस्ट इनकम है यदि वो 50,000 के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक बैंक में एफडी करा रखी है, उस पर आपको 55,000 का इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है। इसके बाद दूसरे बैंक में 65,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है और तीसरे बैंक में आपको 40,000 का इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। तो बैंक जो यहाँ पे थर्ड वाला बैंक है ये आपके एफडी पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों बैंक हैं ये क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट करेंगे? तो यहाँ पे ये जो दोनों अमाउंट है इंटरेस्ट इनकम का, इन दोनों अमाउंट को हमें टोटल कर देना है। तो टोटल 1,20,000 रुपीस आ जाएगा और इस पे जो टीडीएस कैलकुलेट होगा वो 10% के रेट से कैलकुलेट होगा। तो टोटल जो टीडीएस आपका आएगा वो 12,000 रुपये आएगा। तो बैंक आपको 1,20,000 रुपीस ये इंटरेस्ट का अमाउंट पूरा आपको नहीं देगा। बैंक यहाँ पे 12,000 रुपीस माइनस कर देगा। जो नेट अमाउंट आएगा वो आपको 1,08,000 रुपीस आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट कर देगा। इनफैक्ट यदि आप उसको मैच्योर हो जाता है और आप उस एफडी को विड्रॉ करते हैं तो भी टीडीएस काट करके ही बैंक आपको पेमेंट करेगा। लेकिन इस 40,000 रुपये पे आपका कोई भी टीडीएस यहाँ पे बैंक डिडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको चाहे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट की इनकम हो रही हो, चाहे आपको एफडी से इंटरेस्ट की इनकम हो रही हो, आपको अपने आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रिपोर्ट करना है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे बैंक ने 10% का टीडीएस काट लिया, जैसे मैंने पहले बताया, मुझे अपने आईटीआर में इस 1,20,000 की इनकम को रिपोर्ट नहीं करनी है, ठीक है। इस 1,20,000 में ये 40,000 रुपये भी जोड़ा जाएगा। ये तो टीडीएस वाला इंटरेस्ट इनकम है, विदाउट टीडीएस वाला भी इनकम इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो ये टीडीएस का इनकम इंटरेस्ट वाली और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, ये दोनों आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में रिपोर्ट करना होगा और उस पे जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो स्लैब रेट से कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे जो स्लैब रेट है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों का अलग अलग है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं पे यदि न्यू टैक्स रिजीम है तो वहाँ भी लिमिट 3 लाख रुपए की है। इसके बाद आपका 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए के बीच में ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5% का रेट है। 5 लाख से लेकर 10 लाख का स्लैब है तो उसमें 20% का रेट है। उसके अनुसार टैक्स की कैलकुलेशन आपकी एफडी इंटरेस्ट इनकम और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस केस में जो एफडी के इंटरेस्ट है और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट है उस पर आपका
टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन आपको सेक्शन 80 TTB में आपको 50,000 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80 TTB का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। ऐसे केस में जो भी आपका होल अमाउंट आएगा, मतलब 12,000 रुपये आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, और इसके बाद इन तीनों अमाउंट को आपको जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको टोटल टैक्स जो है न्यू टैक्स रिजीम में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को जो एफडी और सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है उसके पूरे कैलकुलेशन को यहाँ पे हम समझेंगे कि कितना उनको टैक्स पे करना पड़ सकता है, ठीक है, और कि कितना उनको डिडक्शंस वगैरह मिलता है। ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के ही कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो रहा था 12,000 रुपये का, और एफडी से जो इंटरेस्ट हो रहा था वो 1,60,000 रुपये का हो रहा था। टोटल इंटरेस्ट आपकी 1,72,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट हो गई। इसके बाद अदर इनकम में कोई सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, या कैपिटल गेन की इनकम हो गई, तो 7 लाख रुपीस यहाँ पे हमने अज्यूम किया हुआ है। आपकी इनकम चाहे जो भी होगी वो आपको लेना है और उसके अनुसार कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 8,72,000 रुपीज़ की आ रही है। इसमें से डिडक्शन हम माइनस कर रहे हैं 1,50,000। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ अमाउंट जो है LIC का, PPF का, सुकन्या समृद्धि का, NPS का, कुछ अमाउंट 80C के हो सकते हैं, कुछ अमाउंट 80D के लिए यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के हो सकते हैं। तो वो डिडक्शंस यहाँ पे हमने 1,50,000 रुपीज़ का लिया हुआ है। आपके केस में जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको एक्चुअल अमाउंट लेना है। इसके बाद वाला जो डिडक्शन है वो है सेक्शन 80 TTB का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में ही रूल चेंज किया गया 2024 में गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 80 TTB में ये बताया गया है कि जो सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक या फिर एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलती है वो टोटल इंटरेस्ट पे 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे 50,000 का डिडक्शन यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो टैक्सेबल इनकम 6,72,000 रुपीज़ आ रही है। अब इस इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट होके आया वो आया 48,776, जिसमें कि एजुकेशन सेस 4% इंक्लूडेड है। अब ये जो टैक्स अमाउंट है, क्या आपको ये टैक्स अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को? तो ऐसा नहीं है। आपका जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो आपकी 2 एफडी पे जो TDS कटी थी, 1,20,000 की इंटरेस्ट इनकम हुई थी, उस पर 10% का TDS कटा था 12,000। ये 12,000 क्या होता है कि बैंक क्या करेगा, आपके पैन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। तो ये 12,000 रुपये आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा और आपके ITR में भी वो TDS का अमाउंट दिखेगा। तो ये TDS एफडी इंटरेस्ट वाली 12,000 रुपये माइनस हो जाएगी और जो नेट टैक्स पेबल आएगा वो 36,776 का आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यदि आपकी ये इनकम 5 लाख तक है या 5 लाख के नीचे है तो ऐसे केस में आपका ये टैक्स जो है जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा? जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आपको 87A का 12,500 का रिबेट मिल जाता है। तो ये जीरो जब हो जाएगा तो ये जो आपके एफडी पे जो इंटरेस्ट पे जो TDS कटा था ये 12,000 रुपये क्या हो जाएगा, आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा। इसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमारी ये सारे इनकम सेम टू सेम रहेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे 8,72,000 रुपीज़ का आ रहा है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में आपको 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब 1,50,000 रुपीज़ का डिडक्शन यहाँ आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा जो मेजर चेंजेस जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंजेस किया है वो है 80 TTB का जो डिडक्शंस 50,000 रुपीज़ का जो सीनियर सिटीजन को एफडी और सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे मिलता था पहले, वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होके आएगा वो 8,72,000 रुपीज़ पे आएगा, 43,888। इसमें से आपका जो भी TDS कटा है 12,000 रुपये का ये माइनस हो जाएगा और जो टैक्स पेमेंट होगा वो 31,888 का नेट टैक्स जो कि आपको पे करना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में आप देख रहे हैं इतना आपको टैक्स देना है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 36,000 रुपीज़ का टैक्स देना है। तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं।
आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आप देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपकी इनकम ये 7 लाख रुपए तक आ रही है, उसके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे टैक्स आपका 0 हो जाएगा और ये जो एफडी पे आपका टीडीएस कटा है 12,000, ये आपको रिफंड हो जाएगा। इसके बाद है कि फॉर्म 15H हमें कब सबमिट करना पड़ता है। यदि आप टीडीएस से बचना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारी इनकम फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि 3 लाख रुपए के नीचे है, तो आप जो है बैंक को फॉर्म 15H सबमिट करेंगे तो बैंक आपका जो भी इंटरेस्ट हो रहा है एफडी पे, उस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो फॉर्म होता है ये आपको कब सबमिट करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि आप कभी भी इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट लेना है यदि आपको, तो आपको अप्रैल मंथ में इसको फाइल कर देना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोग 5 साल की एफडी कराते हैं या 3 साल की एफडी कराते हैं और फॉर्म 15H को एक बार सबमिट कर देते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब हमारा टीडीएस 3 साल तक कंटिन्यू नहीं कटेगा, हम टीडीएस से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस ईयर में आप सबमिट करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी ईयर का टीडीएस आपका नहीं कटेगा, बाकी 2 साल का टीडीएस आपका कट जाएगा। तो आपको ये फॉर्म हर साल अप्रैल मंथ में सबमिट करना है। जितने साल के लिए आप एफडी कराएं उतने साल तक आपको फॉर्म 15H सबमिट करना है। इससे आपका जो भी टीडीएस है एफडी इंटरेस्ट पे वो नहीं कटेगा। और लास्ट में ये था दोस्तों कि कैसे टैक्स कैलकुलेट आप कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने प्रिपेयर की हुई है, इसको मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। आप उसको देख करके अपना कैलकुलेशन खुद कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सीनियर सिटीजन का जितना भी कैलकुलेशन था इंटरेस्ट इनकम का वो समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।